नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है नीचे जाती सीढ़ियाँ। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सफ़ेद चादर पर लेटे हुए डॉक्टर गुप्ता गहरे सोच में डूबे हुए थे। वर्षों बाद यह एकांत नसीब हुआ है। अंदर बाहर सारी दूर जैसे एक भयावह सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। कांच के बने केबिन में कोई आवाज़ नहीं आ पाती और उनके अंदर भी जैसे एक मौन गहराता जा रहा है। उनका समूचा वजूद अपने भीतर कुछ तलाशने की कोशिश में मन की परत दर परत खोलते हुए जैसे वर्षों वर्षों पीछे पहुंच जाना चाहता है। गांव के वो गर्मियों वाले दिन, धूल भरी दोपहर, नदी किनारे बच्चों का हुड़दंग मचाता झुंड और दूर पत्थर पर बैठा वह गुमसुम बालक। उम्र का इतना लंबा सफ़र तय करने के बावजूद अब भी वह अलगाव, वह खालीपन जैसे उनके जीवन में अपना स्थान छोड़ना ही नहीं चाहता। वह तब भी उस भीड़ से अलग थे। बच्चे जब गुल्ली डंडा, पतंग, नाव के सपनों में खोना चाहते थे, उनका मन आसमान की न जाने किन ऊंचाइयों को छू लेने के लिए लालायित रहता था। अपने अनेक प्रयासों से उन्होंने कुछ हद तक वह सब पा भी लिया, वरना गांव के उस साधारण परिवार में जन्म लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति पद तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। आज वह विशिष्ट थे। हर दिन कहीं न कहीं मुख्य अतिथि बनकर वह बैठे रहते। गले में पड़ी ढेरों फूल मालाएं, नकली मुस्कुराहटें। वह जानते थे चारों ओर बनावटीपन और दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। यह अभ्यर्थना उनकी नहीं, उनके पद की है। और यह पद, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या सहज था? नहीं। कितना कुछ खोकर यह बनावटीपन, यह झूठी सामर्थ्य उन्होंने पाई है। बचपन में उनके प्रधानाध्यापक अक्सर कहा करते थे, इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा है। देखना, एक दिन यह गांव देश का नाम रोशन करेगा। बस इसे सही दिशा व उचित अवसर मिलना चाहिए। शायद दिशा तो उन्होंने सही ही चुनी थी। हिंदी साहित्य में एमए, पीएचडी कर प्राध्यापक बनने की। पर फिर क्या वह भी उस असाधारण बच्चे से एक साधारण मध्यम वर्गीय प्राध्यापक में नहीं बदल गए थे? क्यों उन्होंने अनु और रंजना में से रंजना को चुना? अनु रूप, रंग और योग्यता में रंजना से कहीं बेहतर थी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बरसों खुद को और अनु को इस भ्रम में रखा कि वह एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। उस दिन लाइब्रेरी के उस छोटे कक्ष में फूट फूट कर रोती हुई अनु ने क्या कहा था? अभिजीत, क्या मुझे मेरे ये 4 वर्ष लौटा सकते हो? इस सफ़र का ऐसा अंत अगर करना था तो तुमने इसे शुरू क्यों किया था? सच ही तो था। क्यों की थी वह पहल उन्होंने? या जब की थी तब तक वह इतने दुनियादार नहीं हुए थे। रंजना के रूप में आज उन्हें अधिक आश्वस्त भविष्य नजर आ रहा था। वह एक रिसोर्सफुल पिता की पुत्री थी, और वह जानते हैं तभी वह सिर्फ योग्यता नहीं, इस नए संबल के सहारे यहाँ तक पहुँच सके थे। अपनी महत्वाकांक्षा की अग्नि में अनु उनकी पहली आहुति थी, और उसके बाद कुलपति का पद स्वीकार करने से लेकर आज यहाँ इस अवस्था तक पहुँचने के दौरान न जाने कितनी आहुतियाँ उन्होंने दी। कभी कभार उनकी चेतना जाग उठती तो उन्हें धिक्कारने लगती, डॉक्टर गुप्ता, तुम किधर जा रहे हो? क्या तुम्हारा गंतव्य यही था? कहाँ गई तुम्हारी अध्ययनशीलता? कहाँ गया तुम्हारा वह व्यक्तित्व
वह उज्जवल चरित्र, आखिर आखिर उनके बुद्धिजीवी व्यक्तित्व ने किस कामना के तहत कुलपति का पद स्वीकार किया। प्राध्यापक के रूप में किस कदर लोकप्रिय थे वह अपने शिष्यों में। उनका वह छात्र जगत जिसके वह सर्वे सर्वा थे। और आज यह विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना डालने वाले छात्र वर्ग, क्या सचमुच उनके जैसे व्यक्ति के लिए यह विवादास्पद पद स्वीकारना एक बहुत बड़ी गलती थी। पर शायद साथ ही यह भी सच था कि जिंदगी में एक अवसर ऐसा आ जाता है जब आपका सच झूठ सिर्फ आपका नहीं रहता, जाने कितने और उससे जुड़ जाते हैं। पत्नी, पुत्र, पुत्री, बांधव सभी तो चाहते थे वो यह पद स्वीकार कर लें। रंजना तो पीछे ही पड़ गई थी। उसका कहना था, इसमें परेशान होने की बात ही कहाँ है। समझौते तो करने ही होते हैं, चाहे कहीं भी रहें। समझौतों के बिना जिंदगी कहीं चलती है, पर कितना और किस किस से समझौता करें। अंदर बाहर दो स्तरों पर लड़ते लड़ते हारने लगे थे वे, और शायद उसी का परिणाम था यह हृदयाघात। आज इतने समय बाद वक्त मिला है तो शायद इस थोड़े से वक्त में उन्होंने जिंदगी को दोबारा एक दर्शक की तरह जी कर देखा है। उन्हें लग रहा है पद और पैसों की चाह ने उनसे बहुत कुछ छीना है। बाहर रूप में भले ही वो संपन्न दिखते हैं, पर उनका अंतर्मन कंगाल होता जा रहा है। आंखें बंद करते ही कभी ठहाके लगाते हुए अनु नजर आती है। उसका वह अट्टहास, अभी तुम हार गए, हाँ तुम हार गए हो। वह जोर लगाकर कानों पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, पर आवाज़ें हैं कि बढ़ती ही जाती हैं। उन्हें आश्चर्य लगता है, इस साउंड प्रूफ केबिन में एकाएक इतना शोर। सामने वह कौन है? उनका वही दोस्त जिसने हॉस्टल के बुरे दिनों में उन्हें जाने कितनी बार मुफ्त चाय पिलाई और अपना खाना शेयर किया। और उस दिन उस सभा में वह उसे पहचान कर भी नहीं पहचान रहे थे। क्या उसकी फटेहाल हालत के कारण? वह चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहा है? कंगाल, कंगाल तो तुम हो अभिजीत, तुम हो कंगाल, मैं नहीं। वह सारे विचार झटक कर अपने आलीशान मकान के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने विवाह योग्य पुत्री और जवान होते हुए बेटे के बारे में सोचना चाहते हैं, पर नहीं। कोशिश कुछ भी करें, पता नहीं ये कैसे साए से चारों ओर खड़े हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं सोचने दे रहे हैं। उन्हें लगा जैसे कोई कह रहा है, चलो चलो तुम्हें चलना है। वह कहना चाहते हैं, कहाँ चलना है? यहाँ मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा घर बार सब कुछ तो यहीं है। कहाँ चलना है? वहाँ जहाँ यह कोई नहीं होंगे सिर्फ तुम्हारे कर्म, और उन्हीं के आधार पर तुम्हारा न्याय होगा। न्याय? कैसा न्याय? कर्मों के नाम से डर क्यों लगने लगता है उन्हें? अनु ने आत्महत्या कर ली थी तो वह क्या करें? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। अभी भी अपने आप से झूठ बोल रहे हैं वो। और वो छात्र किस कदर परेशान था। वह चाहते तो उसका अधिकार उसे दिला सकते थे, पर मुख्यमंत्री से संबंधों की बात थी। आखिर मुख्यमंत्री की बेटी के सामने उस अदने छात्र की हैसियत ही क्या थी? उस सेक्रेटरी की बेटी को विदेश भिजवाने के लिए उन्होंने कितने योग्य उम्मीदवारों को चला था। ऐसे न जाने कितने वाकये इन आँखों के सामने से गुजर गए। अजय क्या हो गया है? उन्हें सारी जिंदगी चलचित्र की तरह बार बार न चाहते हुए भी आँखों के सामने से गुजरने सी लगी है। क्या उनका अंत निकट है? कहीं पढ़ा था उन्होंने, अंतिम समय में मनुष्य ऐसे ही एक बार फिर अपनी जिंदगी के ख्यालों में जीने लगता है। नहीं, अभी वो मरना नहीं चाहते। रंजना, उन्होंने पत्नी को पुकारना चाहा,
पर गले से जरा सी घर घर के अलावा कोई आवाज़ नहीं निकली, कोई आवाज़ नहीं निकली। धन्यवाद।